नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बैंक ऑफ जापान की नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी से अमेरिकी डाउ में 2% से ज्यादा की तेजी। यूरोपीय बाजारों में भी जबरदस्त उछाल। एसजीएक्स निफ्टी करीब 0.5% ऊपर। जापान के नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी अपनाने के बाद अब सबकी नजरें कल आने वाली आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर जमी, मगर बाजार को बजट के बाद ही रेट कट की उम्मीद। सरकार ने एक महीने में तीसरी बार पेट्रोल डीजल पर बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल पर ₹1 और डीजल पर ₹1.5 की बढ़ाई। L&T ने तीसरी तिमाही में पेश किए मिले जुले नतीजे। कंपनी की आय और मार्जिन पर दिखा दबाव। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस ने ईपीएस अनुमान घटाया। ऑरबिंदो फार्मा और ल्यूपिन के प्लांट्स की यूएस एफडीए ने की जांच। ल्यूपिन के तीनों प्लांट्स को हरी झंडी, मगर ऑरबिंदो को अपनी एक यूनिट पर उठे सवालों का देना होगा जवाब। और जनवरी के ऑटो बिक्री आंकड़े आज। मिले जुले नतीजों का अनुमान। टू व्हीलर, ट्रैक्टर, यूटिलिटी व्हीकल्स के कमजोर आंकड़ों का अनुमान। लेकिन चलिए सबसे पहले देख लीजिए हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र। और हमारे जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है, जिससे हम सबसे पहले इंडिकेशंस लेते हैं, वो एटलीस्ट दिखा रहा है कि हफ्ते की मजबूत शुरुआत होगी। ऑलमोस्ट 0.5% के उछाल के साथ इस समय सिंगापुर में निफ्टी कामकाज करता हुआ। दरअसल अक्रॉस एशिया, अक्रॉस ग्लोब हमने देखा रिस्क ऑन ट्रेड, यानी कि इक्विटीज में जो रिस्की बेट्स होती हैं इक्विटी जैसी, उसमें पैसा वापस आता हुआ। क्यों? क्योंकि बीते हफ्ते आपको याद होगा बैंक ऑफ जापान ने वो जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी अपनाई थी, सरप्राइज था सबके लिए, और उससे हमने देखा है मजबूती आती हुई। इनफैक्ट हेडलाइन में हम मेंशन भी कर रहे थे, अमेरिका में कल 2.5% तक की तेजी। मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डिम्पी, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा खासा मोमेंटम प्योरली वो बैंक ऑफ जापान के रेट डिसीजन से, या फिर उसके बियॉन्ड भी कोई रीजन है? कुछ बियॉन्ड भी रीजन है, लेकिन हाँ, बैंक ऑफ जापान अवेटेड तो था ही। और बैंक ऑफ जापान का बेनिफिट ये होगा कि ये ग्लोबल ट्रेड को काफी हद तक मोमेंटम देगा, क्योंकि बैंक ऑफ जापान या फिर बैंक जापान की अपने आप में बात करें तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है ये। और इसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे अहम बात ये थी, क्योंकि बैंक ऑफ जापान ने पहली बार नेगेटिव इंटरेस्ट रेट किया। ऑल्दो उसका वैसे भी ब्याज दर जो है वो बहुत ही माइन्यूट रहती है और चेंज होता ही नहीं था, लेकिन अगर जो हुआ वो माइनस में ही हुआ, तो इससे ग्लोबल जो ट्रेड है वो शायद बढ़ता हुआ दिखेगा। स्पेशली काफी हद तक जो शिपिंग से जुड़ा हुआ कारोबार है वो जरूर बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कुछ एक और आंकड़े भी जो थे अमेरिकन मार्केट्स में वो तेजी लेके आए। उसमें पहला कारण था कि कुछ एक कंपनीज के नतीजे अच्छे थे, जैसे वीजा का नतीजे अच्छे थे। इसके अलावा स्काई वर्क्स के नतीजे काफी अच्छे थे। एप्पल के अंदर शॉर्ट कवरिंग आई, ये एक बड़ी वजह थी जो कि अमेरिकन मार्केट्स को तेज करके गई है। इसके अलावा क्योंकि एडवांस Q4 जीडीपी के आंकड़े भी आ रहे थे, जिसमें 0.7% का एक उछाला हमने आते हुए देखा, जो कि उम्मीद के मुताबिक था, इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो जनवरी में कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स 92 के आसपास है, जो पिछली बार से थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन फिर भी बाजार ने उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी और उसको कम से कम पॉजिटिव रूप में ही देखा। इसके अलावा जनवरी में कुल मिलाकर अगर आप नेस्डेक देखेंगे तो करीब 7% के आसपास टूटा है। लेकिन हाँ, फिर भी बैंक ऑफ जापान, कच्चे तेल के अंदर स्ट्रांगनेस और साथ ही उसके खुद से अपने पीएमआई के आंकड़े, ये सब कहते हैं कि अमेरिका के अंदर कुल मिलाकर जो तेजी थी ये इतनी उम्मीद भी थी। इसके अलावा सीधा देखिए अब एशियन मार्केट्स में अगर आप देखें तो जापान आज भी करीब 1.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप बाजार देखेंगे जो भी अभी खुले हैं, उनमें ज्यादा बढ़त या फिर ज्यादा गिरावट नहीं है। थोड़ा सा रिएक्शन इनमें अभी वेटेड है, किस तरह का आता है, क्योंकि अभी चाइनीज मार्केट खुला, लेकिन ठीक उससे पहले 1-2 डाटा आए हैं चाइना के। जैसे जीडीपी एस्टिमेशन था वो करीब 7% के आसपास रखा है 2016 में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई में थोड़ा सा दबाव आया है। लेकिन नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 49 से बढ़कर सीधा 53 हो गया। ये कुछ इकोनॉमिक डाटा ठीक बाजार खुलने से पहले थोड़ी देर पहले चाइनीज मार्केट में आए हैं। ओके, तो देखना होगा शंघाई के मार्केट्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हमसे कुछ ही मिनटों में वो मार्केट्स खुलेंगे तो आपकी स्क्रीन पर लाएंगे। लेकिन अमेरिका में अच्छा सेशन था, दिन भर सस्टेन्ड बाइंग, दिन के हाईस पे जाके क्लोज हुआ। सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंघी का मानना है कि भारतीय बाजारों में भी आज फिर से शायद खरीदारी करने के मौके होंगे। इनफैक्ट मिड कैप, स्मॉल कैप्स में तगड़ा मोमेंटम होगा। अनिल का ऐसा क्या मानना है और रणनीति क्या हो, ये अनिल से डिटेल में बातचीत करूंगा। लेकिन पहले इंडियन मार्केट्स में बीते हफ्ते फ्राइडे को बड़ा स्ट्रांग कामकाज हुआ था। आपकी स्क्रीन पर हमने भी देखा दिन भर खरीदारी होती हुई, दिन के हाईस पे जाके ऑलमोस्ट 0.2% का उछाल था। सेंसेक्स में 400 पॉइंट, निफ्टी तो 75-60 के ऊपर जाके फ्राइडे को बंद हुआ है।
तगड़ा मोमेंटम मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी हमने बाइंग देखी थी। पूरे हफ्ते बीते हफ्ते 2% के आसपास का उछाल भारतीय बाजारों ने दिखाया है। एक अच्छी बात कल की मार्केट्स में आपको याद होगा, इससे पहले एफआईआईज की लगातार 17 कॉन्जिक्यूटिव सेशन से बिकवाली का आंकड़ा था। मैं कैलकुलेट कर रहा था 14,900 करोड़ रुपए के आसपास ही बिकवाली कर डाली थी। फ्राइडे के जो अच्छा सेशन की मैं बात कर रहा हूं, उसकी एक और वजह एफआईआईज का एक बाइंग आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर 570 करोड़ रुपए की खरीद थी। डीआईएस तो ऑफलेट बाय कर ही रहे थे, डीआईएस की स्क्रीन पर आंकड़ा आएगा 240 करोड़ रुपए के आसपास का। तो एफआईआईज की वो सेलिंग एटलीस्ट एक दिन के लिए तो पॉज हुई है। वो ट्रेंड बनता है नहीं बनता, सबकी नजर उस पर रहेंगी। लेकिन चलिए, अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल हाय, गुड मॉर्निंग। खरीदारी करने के मौके ढूंढने की बात कर रहे हैं आप, एक गैप अप के साथ ओपनिंग होगी तो किन लेवल्स को वॉच आउट करूं, किन लेवल्स पे खरीदारी करूं तो कंफर्ट रहेगा? सबसे पहले तो आज के लिए जो लेवल अहम होगा वो होगा 7,600 का। अगर आप 7,600 के ऊपर निकल कर टिक पाते तो नई तेजी के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में 7,600 पर है, तो शायद शुरुआत उसके आसपास होगी और उसके बाद देखेंगे कि वहां से कौन भारी पड़ता है। लेकिन अगर निफ्टी 7,600 को क्रॉस ना भी करे तब भी घबराने की बहुत बात नहीं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अब ये तेजी और ज्यादा फैलती हुई दिखेगी। वहां पर फिर ऐसे में ट्रेडर्स के लिए खरीदारी के ज्यादा बेहतर मौके बनते हुए दिखेंगे, तो वहां पर मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को फोकस करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि काफी लंबे समय के बाद कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में दोनों में एफआईआईज के डेटा काफी पॉजिटिव आए, तो कम से कम आपको अब ये कंफर्ट मिलेगा कि डाउन साइड रिस्क बाजार की काफी कम हो चुकी है और 7,500 के ऊपर जब तक बाजार है तब तक इस बाजार को बाय ऑन डिप्स के लिहाज से, खरीदारी के लिहाज से अप्रोच करना चाहिए। तो कम से कम एक रिस्क बाजार की कम हो गई है और अपसाइड की गुंजाइश बनती हुई दिख रही है, जो कि बहुत ही बेहतरीन कहा जा सकता है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है एक अच्छा मजबूत ट्रेडिंग सेशन शुरुआत में हो सकता है। 7,600 को पार किया तो काफी बेहतरीन तेजी बन सकती है, लेकिन 7,600 लगता है पार करने के लिए कुछ और ज्यादा मजबूत ट्रिगर्स चाहिए, वो देखना होगा। ओके, तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, मोमेंटम स्ट्रांग है, मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी खरीदारी, अच्छा आउट परफॉर्मेंस एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। बाजार के रिस्क इस समय कम हो रहे हैं। लेवल जो अनिल से जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आज कहां रहनी चाहिए नजर? तिमाही नतीजे ऑब्वियसली फोकस में है और आज दिग्गज टेक महिंद्रा, इसके अलावा अदानी इंटरप्राइजेस, सेंचुरी टेक्सटाइल, जिंदल सॉ, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, ये कुछ अच्छी मिड कैप्स और लार्ज कैप कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स आएंगे, जिन पे बाजार फोकस करेगा। जनवरी के ऑटो सेल्स आंकड़े आ जाएंगे तो तमाम ऑटो कंपनीज तो वैसे ही फोकस में होंगी और बजाज वी बाइक का लॉन्च है आज। हाइनस विक्रांत के मेटल से बनी है ये बाइक। लेकिन चलिए, एज प्रॉमिस निफ्टी पे एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बोनांजा पोर्टफोलियो के पुनीत किंद्रा। पुनीत हाय, गुड मॉर्निंग। गैप अप के साथ ओपनिंग, मजबूत संकेत, क्या करूं, रणनीति क्या बनाऊं निफ्टी पर? आशीष जी गुड मॉर्निंग। फ्राइडे को निफ्टी ने 7470 की रेजिस्टेंस के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था और लॉन्ग वाइट कैंडलस्टिक पैटर्न डेली चार्ट के ऊपर बनाया था। 7250 के बॉटम से जो एक रिकवरी दिख रही है, मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहनी चाहिए और हम एक जो गैप रेजिस्टेंस है 7650, 7675 की गैप रेजिस्टेंस, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी सपोर्ट को बाय करने की राय दूंगा। आपका टारगेट बनेगा 7650, दूसरा टारगेट बनेगा 7675, नीचे स्टॉप लो 7470 का लगा कर रखें। अच्छा, इंटरेस्टिंग। दोनों एक्सपर्ट्स में कंसिस्टेंस है और लेवल्स को लेकर भी 7650 तक के लेवल्स तक जाता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट पुनीत मानते हैं उसके बाद 7675 तक का इवेंचुअल टारगेट शायद नजर आ रहा है। लेकिन कोई स्टॉक्स पुनीत आपने आज के लिए चुने हैं हमारे लिए? आशीष जी, कुछ लार्ज कैप में अच्छी बाइंग स्ट्रेंथ देखने को मिली थी। इन्फोसिस के साथ फिर से बाय जाना चाहूंगा। आपका टारगेट बनेगा 1200 और स्टॉप लॉस 1140 का लगा के रखें। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्री ने भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई थी, आप इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट बनेगा 1065, स्टॉप लॉस 1017 का लगा कर रखें। ओके, तो इन्फोसिस में खरीदारी, रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज की कोई बातचीत हुई है तो बता दूं क्विकली आपको, इस कंपनी का स्वामित्व और प्रबंधन, जिस चैनल को आप देख रहे हैं, इस कंपनी का इवेंचुअली रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास स्वामित्व प्रबंधन है, तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। लेकिन लेवल्स आज के लिए दोनों ही स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। लेकिन डिम्पी मेरे साथ बने हुए, डिम्पी ने भी हमेशा की तरह कुछ एक्सपर्ट से बात करी है। डिम्पी, आज के ट्रेडिंग आइडियाज क्या है?
अभी पुनीत कह रहे थे कि इन्फोसिस खरीदे और नीरव की रिकमेंडेशन भी इन्फोसिस को ही लेकर है, वो भी यहाँ पे बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। उनका जो टारगेट है 1210 का है और स्टॉप लॉस आप 1130 के आसपास का यहाँ पे रखें। ये कम से कम 2 दिन का सौदा है जो आपको लेना होगा। इसके अलावा ओएनजीसी को लेकर आशुतोष सरना कह रहे हैं कि इसको बेचा जा सकता है फिलहाल अभी, और वो इस पे जो टारगेट दे रहे हैं 216 का दे रहे हैं और 230 का एक स्टॉप लॉस है। ये सौदा भी 2 से 3 दिन रखा जाए। इसके अलावा हेमंत कपाड़िया का फार्मा के अंदर आज बेट लगाने का मन है और वो कह रहे हैं कि सिप्ला पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ऑल्दो ल्यूपिन और अरविंदो को लेकर खबर है, लेकिन सिप्ला पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं। इनका टारगेट है 594 का और 582 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखा जाए, लेकिन ये सौदा इंट्राडे है, आज ही आज आपको काटना होगा। ओके, तो ये तमाम ट्रेडिंग आइडियाज आपकी स्क्रीन पर प्लीज नोट डाउन कर लें। लेकिन एक स्टॉक जो आज फोकस में रहेगा, शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद दिग्गज लार्सन एंड टूब्रो ने अपने तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स घोषित करे। मिले जुले नंबर्स थे, कंपनी की आय और मार्जिन पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, उम्मीद से कमजोर थे, लेकिन ऑर्डर बुकिंग वगैरह थोड़ी सी पॉजिटिव नजर आ रही थी। नतीजों पे भी मैं डिम्पी से ही चेक करना चाहूंगा। डिम्पी, हमारा जो पोल या एक्सपेक्टेशंस था उसके मुकाबले किस तरह से खड़े हैं नंबर्स? कह सकते हैं कि थोड़ा स्कैटर आया है रिजल्ट, अलग अलग चीजों में, कुछ में गेन कुछ में लॉस है, लेकिन ओवरऑल ब्रोकरेज हाउसेज ने इसको नेगेटिव के तौर पर देखा और ज्यादातर ने इसके ईपीएस घटा दिया। अगर आप इसके सामने स्क्रीन पे रिजल्ट देखेंगे तो आपको प्रॉफिट तो इनलाइन दिखेगा, प्रॉफिट ठीक ठाक आया है, लेकिन हाँ जो पे दिक्कत थी वो था इसका अबिटा मार्जिन के अंदर। मार्जिन में थोड़ा श्रिंक आते हुए दिखा है, सेल्स में स्लाइटली थोड़ा सा मिस आते हुए दिखा है। और अगर ऑर्डर इनफ्लो की बात करें, ये थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेज के लिए भी और हमारे लिए भी, जहां पे 11% के आसपास का जंप आते हुए दिखा है। अगर आप इसके रिजल्ट को थोड़ा बारीकी से देखें, इसका हाइड्रोकार्बन बिजनेस ने लास्ट क्वार्टर में लॉस दिखाया था, लेकिन इस बार हाइड्रोकार्बन बिजनेस ने प्रॉफिट दिखाया है। ये बड़ा अच्छा सेगमेंट इसके अंदर आता हुआ दिखा। इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस बार फिर से इसको सपोर्ट किया है, यहां पर भी ग्रोथ अगर आप देखें रेवेन्यू की वो करीब 2.5% के आसपास आकर दिखी है। लेकिन जहां पर नुकसान दिखा इनको मेट्रोलॉजिकल मटेरियल डिपार्टमेंट में, यहां पर इनको नुकसान काफी आया, इनका रेवेन्यू डाउन हो गया यहाँ पे 5% और इसके अलावा हैवी इंजीनियरिंग के अंदर भी डाउन आया है। गाइडेंस हमेशा की तरह एलएनटी की इंपॉर्टेंस रखती है। गाइडेंस को लेकर कंपनी ने यह चीज तो कहा है कि रेवेन्यू गाइडेंस को आगे चल के मीट करेंगे, लेकिन उसके लिए कम से कम इनको 70,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर की जरूरत होगी इसी क्वार्टर के अंदर। तो बड़ा चैलेंजिंग होगा, देखना होगा गाइडेंस को कैसे मीट करते हैं ये। ओके, और ब्रोकरेजेस क्या मान रही हैं? ब्रोकरेजेस का कहना यह है कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, क्योंकि ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज ने इसका ईपीएस को घटा दिया। जैसे गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं कि आप इसका ईपीएस करीब 5 से 7% घटता हुआ देखेंगे, और इसके अलावा इसने उन्होंने टारगेट भी घटा दिया। पहले 1500 का टारगेट था, उसको घटाकर उन्होंने 1420 कर दिया। मैक्वारी का भी कहना है कि रिजल्ट जो है मिक्स्ड है और उसकी वजह से उन्होंने को ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ लगता नहीं है। ऑल्दो उन्होंने पहले से टारगेट इसका घटा रखा था, लेकिन अपने टारगेट का फिक्स है जो कि 1470 रुपए के आसपास बनता है। इसके अलावा जेपी मॉर्गन का कहना है कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस उतना ठीक आया नहीं है और उनको आगे चल के नुकसान ही दिखता है। वो ईपीएस कम से कम 4% घटा रहे हैं और उनका टारगेट भी घट गया 5% से, जो कि 1280 के आसपास रुकता है। इसके अलावा रेलिगेयर का तो कहना है कि अच्छे नहीं है, बिल्कुल खराब नतीजे हैं इसके, एस्टिमेट्स को बिल्कुल खराब दिखाया और वो जो अर्निंग एस्टिमेट्स घटा रहे हैं वो करीब 22% तक का घटा रहे हैं और उनका टारगेट भी घटकर 1500 से सीधा 1200 हो गया है। ओके, तो लार्सन एंड टूब्रो आज ट्रेड में फोकस में रहेगा, वो रिजल्ट का रिएक्शन देखने को मिलेगा और बाजार एक रिजल्ट को वेट करेगा, वो है टेक महिंद्रा अपने तिमाही रिजल्ट जो आज घोषित करेगा। सभी को इसका इंतजार रहने वाला है और ध्यान रखें इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला है। 2015 में जो सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मर्स की हम बात करते हैं उस लिस्ट में एक स्टॉक शुमार था। अपने 750 के हाई से 33% इस समय नीचे कामकाज कर रहा है और दबाव इसीलिए था क्योंकि टेलीकॉम वर्टिकल में सॉफ्टनेस, ठंडा कामकाज हो रहा था और दूसरा इसके मार्जिन्स पे जो प्रेशर था, इसीलिए स्टॉक पे प्रेशर आया है। रिजल्ट्स क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बाजार बंद होने के बाद है तो उम्मीद कर रहा हूं शायद 330 या उसके बाद ये नंबर्स आते हुए नजर आए। हम तीसरी तिमाही में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आय में, डॉलर आय में जो तिमाही दर तिमाही महज 1% के आसपास का उछाल होगा। मार्जिन्स पे थोड़े से एक्सपेंशन 50 से 60 बेसिस पॉइंट्स का तिमाही दर तिमाही, लेकिन मुनाफा 3.5% की कमजोरी दिखाएगा। लेकिन बाजार फोकस करेगा टेलीकॉम वर्टिकल के हालात और मार्जिन इंप्रूवमेंट का मैनेजमेंट क्या रोड मैप देता है उस पर खासतौर पर फोकस रहने वाला है। तो ये वो कंपनी है जो आज आपके रडार पर रहनी चाहिए। लेकिन इन सब के अलावा आज कौन से टॉप 5 शेयर रहेंगे फोकस में, जानते हैं हमारे सहयोगी हेमंत घई से। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स आए आपके रडार पर? मॉर्निंग आशीष। आज 2 फार्मा कंपनियां रडार पर रहेंगी और पहली होगी औरोबिंदो फार्मा, जिसके लिए नेगेटिव खबरें आ रही हैं। यूएस एफडीए ने इनकी जो 2 यूनिट्स का जांच करी है उसमें से जो एक यूनिट है यानी यूनिट 7 और यूनिट 3 में से यूनिट 7 यूनिट के लिए उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस पेश करी हैं। अब कंपनी को उन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर जल्द से जल्द अपनी टिप्पणी देनी होगी। तो आज
आज ये शेयर थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ईडी ने यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक चार्जशीट फाइल की है इनके प्रमोटर्स के खिलाफ कुछ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के मामले में, यानी आय से ज्यादा संपत्ति रखने के मामले में। तो इन दोनों खबरों के चलते औरोबिंदो फार्मा का शेयर में आज प्रेशर रह सकता है। ल्यूपिन, ये एक पॉजिटिव खबर आई है। यहां पर यूएसएफडीए ने इनके भी प्लांट्स को इंस्पेक्ट किया था और उसके बाद अब उनको क्लीन चिट मिल गई है। तो इस खबर पर इस शेयर में एक अच्छी पॉजिटिव तेजी देखने को मिल सकती है। एयरलाइन कंपनियों पर भी नजर रखिए। आपको याद होगा ओवर द वीकेंड पेट्रोल और डीजल के दामों में तो दरअसल एक्साइज ड्यूटी हाइक हो गई तो आपको ज्यादा फायदा नहीं मिला, लेकिन एटीएफ के जो दाम है उसमें 13.5% की कटौती हुई है। तो एयरलाइन कंपनियों के लिए आज एक अच्छी तेजी की दिन हो सकता है। जेट, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब के ऊपर नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा काफी सारी कंपनियां ऐसी हैं जो घाटे से मुनाफे में आई हैं इस क्वार्टर में, और ऐसी 2 कंपनियां मैंने चुनी है। नेल्को देखिए 5.7 करोड़ के लॉस के सामने 32 लाख का मुनाफा इन्होंने पेश किया है। एलिकॉन एक और ऐसी छोटी कंपनी है, 3.7 करोड़ रुपीस लॉस के सामने 4.3 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट। तो इन दोनों शेयरों पर नजर रखिएगा और साथ ही ऑटो कंपनियों पर भी आज नजर रहने वाली है। जनवरी के बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, मिक्स्ड रह सकते हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन जैसे जैसे वो नतीजे आएंगे वैसे वैसे हम सीएनबीसी आवाज पर आपको बताते रहेंगे। बिल्कुल, लार्सन एंड टूब्रो और टेक महिंद्रा तो फोकस में ही थे, साथ साथ एविएशन स्टॉक्स, तमाम ऑटो कंपनीज और फार्मास्यूटिकल में खासतौर पर औरोबिंदो और सिप्ला जैसे काउंटर्स। तो मेरे ख्याल से फार्मास्यूटिकल भी आज बस करेगा। इसके अलावा रिजल्ट्स में हेमंत ने हाईलाइट करा नेल्को और एलिकॉन, 2 इंटरेस्टिंग नंबर्स जिनमें आज शायद एक शार्प रिएक्शन देखने को मिले। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कमोडिटी और करेंसी बाजार में आपको कैसे होगा फायदा। साथ ही बात करेंगे आज आने वाले जनवरी ऑटो बिक्री के आंकड़ों की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज ऑटो बिक्री के आंकड़े जारी होने वाले हैं। बाजार की इस पर भी नजर रहेगी। कैसे रह सकते हैं ये आंकड़े, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं पूजा त्रिपाठी। पूजा, हाय, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताइए 4 व्हीलर्स उनके किस तरह की एक्सपेक्टेशंस है, किस तरह के आंकड़े आ सकते हैं जनवरी बिक्री के? जी, अगर ओवरऑल बात करें तो इस बार ऑटो नंबर से मिले जुले नंबर्स की उम्मीद है। 2 व्हीलर, यूटिलिटी व्हीकल और ट्रैक्टर डिमांड में कमजोरी दिखेगी, रूरल डिमांड में कमजोरी की वजह से। वहीं पैसेंजर कार और एमएससीवी सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद है। 4 व्हीलर्स के में अगर हम यहाँ पर देखें तो मारुति में एक अच्छी बढ़त की उम्मीद, 8% की साल दर साल बिक्री में बढ़त देखने को मिल सकती है। जो एमएनएम है वहां पर ट्रैक्टर सेल्स में इतनी ज्यादा बढ़त नहीं रहेगी, लेकिन ऑटो सेल्स एक सपोर्ट मिलेगा। कुल बिक्री में हमारा अनुमान है कि 7% की बढ़त देखने को मिल सकती है। अशोक लेलैंड जितनी अच्छी ग्रोथ हर बार कंपनी पोस्ट करती है, इस बार थोड़ा स्टैंडस्टिल परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। 9% की साल दर साल बढ़त देखने की उम्मीद है कुल बिक्री में, लेकिन टाटा मोटर्स के से कमजोर प्रदर्शन की उम्मीद है। कार्स और यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में एक भारी दबाव देखने को मिलेगा। 9% की गिरावट इस बिक्री में रहेगी और कुल बिक्री में हमारा अनुमान है कि 3% की गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, तो हमने 4 व्हीलर्स की बात करी, लेकिन 2 व्हीलर्स को लेकर क्या अनुमान बन रहे हैं? 2 व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प में खराब प्रदर्शन की उम्मीद है और कुल बिक्री में 5% की साल दर साल गिरावट हो सकती है, लेकिन बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स में अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद है। बजाज ऑटो की कुल बिक्री में हमारा अनुमान है कि 10% की साल दर साल बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं टीवीएस मोटर्स की बिक्री में 17% की बढ़त देखने की उम्मीद है। ओके, तो आज वैसे तमाम ऑटो कंपनीज फोकस में रहेंगी। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से मारुति अपने तिमाही बिक्री के आंकड़े जनवरी के जारी करेगा, उसके बाद ताता लगेगा। तो हम लोग लगातार कवरेज करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। कमोडिटीज और करेंसीज में भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, तो आज वहां पे रणनीति क्या हो, इस ब्रेक के बाद एक एक्सपर्ट से बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सबसे पहले अब कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर आएगा। आज शुरुआती कामकाज में दबाव है एशिया में। दरअसल आपको याद होगा बीते हफ्ते तेजी इसीलिए आई थी कि होप बड़ी हो गई थी कि शायद एक प्रोडक्शन कट होगा, वो होप कम हो रही है। तो दूसरा, चाइना का जो डेटा है वो थोड़ा सा नरम है, इसके चलते भी थोड़ा सा दबाव गहराता हुआ। रवि जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के। रवि जी, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करूं सर कच्चे तेल में? गुड मॉर्निंग आशीष जी। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल तो सेल में जाना चाहिए। 2350 के स्टॉप लॉस से वापस एक बार 2220 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जो फंडामेंटल अभी स्ट्रॉन्ग कर रहे थे प्राइसेस को, वो काफी हद तक ईज ऑफ होते हुए नजर आ रहे, तो सेल की रणनीति में जाना चाहिए। ओके, तो बिकवाली करने की रणनीति है, लेकिन रवि जी की जो सोने पर रणनीति है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। ये महीना सोने के लिए तो बहुत स्ट्रांग रहा है, लेकिन बिकवाली करने की सलाह। रवि जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुबह सुबह हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी के साथ लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020। नमस्कार।